सोचिए आपको पैसों की सख्त जरूरत है और तभी पता चले कि आपका बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो गया। कैसा लगेगा आपको? एक पल में आप अपने ही पैसों से दूर हो जाएंगे, ना कुछ निकाल सकते हैं ना कहीं भेज सकते हैं। सच में ये किसी बुरे सपने जैसा है, क्यों है ना? और हाँ, ये आजकल काफी आम हो गया है। आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग डेली इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। पर टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, इसके पीछे कानूनी वजहें क्या हैं और सबसे जरूरी इसे ठीक कैसे किया जाए, वो भी स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी गाइड करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने का आखिर मतलब क्या होता है। आसान भाषा में कहें तो जब आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो आप अपने खाते से कोई भी लेन देन नहीं कर पाते। आप ना तो पैसे निकाल सकते हैं, ना किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं और कुछ मामलों में तो पैसे जमा करने पर भी रोक लगा दी जाती है। ये एक ऐसी हालत होती है जहां बैंक या कोई कानूनी संस्था आपके खाते पर कुछ समय के लिए रोक लगा देती है। एक बात साफ है, बैंक यूं ही नहीं बिना किसी बड़ी वजह के आपका अकाउंट फ्रीज करता है। इसके पीछे हमेशा कोई न कोई ठोस कारण होता है जो अक्सर कानूनी या रेगुलेटरी नियमों के तहत आता है। कई बार तो खाता धारक को पहले से बता दिया जाता है, लेकिन कुछ सीरियस मामलों में बिना किसी जानकारी दिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। अकाउंट फ्रीज होने से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपके जरूरी पेमेंट रुक सकते हैं, जैसे EMI बिल भरना या घर के खर्चे के लिए पैसे निकालना। व्यापारियों के लिए तो ये हालत और भी मुश्किल हो सकती है, उनका तो पूरा बिजनेस ही रुक सकता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है और इससे निपटा कैसे जाए। आप भी जब कहीं पेमेंट करते होंगे तो आपको ऐसा दिखता होगा, लिखता होगा कि योर बैंक अकाउंट ब्लॉक्ड और फ्रीजन बाय अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ऐसा आपको दिख सकता है। तो चलिए अब उन खास कानूनी वजहों पर बात करते हैं जिनसे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इन कारणों को समझने से आपको आगे आने वाली ऐसी परेशानियों से बचने में भी मदद मिलेगी। चलिए उन कानूनी वजहों को देखते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो जो सबसे पहला रीजन है कि आपका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज होता है, उसमें आता है कोर्ट ऑर्डर्स। ये सबसे आम वजहों में से एक है। अगर आपके ऊपर कोई कानूनी केस चल रहा है, मान लीजिए कोई सिविल केस, लोन रिकवरी का कोई मामला या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, तो कोर्ट बैंक को आपका खाता फ्रीज करने का आदेश दे सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि केस का फैसला आने तक खाते के पैसे सुरक्षित रहें। जैसे अगर किसी पर कर्ज चुकाने का आरोप है और वो पैसे नहीं दे रहा, तो पैसे देने वाला कोर्ट से उसके बैंक खाता फ्रीज करवा सकता है। इसी तरह तलाक के मामलों में भी, प्रॉपर्टी के बंटवारों या किसी और पैसे के झगड़े में भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकती है। जब तक कोर्ट अगला ऑर्डर नहीं देती है तब तक आपका खाता फ्रीज ही रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजन नंबर 2 की सस्पिशियस या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। अगर बैंक को आपके खाते में कुछ गड़बड़ लगता है तो वो सुरक्षा के लिए आपका खाता फौरन फ्रीज कर सकता है। इसमें अचानक से बड़ी रकम का आना जाना, बिना किसी वजह के लगातार छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होना या ऐसे खाते से पैसे आना जो पहले किसी फ्रॉड में शामिल रहा हो, ये सब शामिल हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी कामों के लिए पैसे के इस्तेमाल को रोकने के लिए बैंक ऐसे मामलों में बहुत ही सावधान रहते हैं। अगर आपके खाते का इस्तेमाल अनजाने में भी किसी गलत काम के लिए हुआ है तो भी वो फ्रीज हो सकता है। बैंक आपकी सेफ्टी और फाइनेंशियल सिस्टम को साफ सुथरा रखने के लिए ऐसे कदम उठाते रहती है। तो चलिए अब नेक्स्ट रीजन देखते हैं कि अगला रीजन क्या हो सकता है। थर्ड जो रीजन है वो है कि KYC का अपडेट ना होना। KYC मतलब अपने ग्राहकों को जानो, यानी कि KYC रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये एक बहुत ही जरूरी नियम होता है। सभी खाता धारक को समय समय पर अपने KYC डॉक्यूमेंट जैसे कि पहचान पत्र यानी कि आधार और पते का सबूत बैंक को अपडेट करवाने होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक पहले आपको नोटिस भेज सकता है। किसी मामले में नोटिस भी नहीं आती है, सीधा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। फिर भी अपडेट अगर आप नहीं करते हैं तो आपका खाता कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया जाता है। RBI ने ये नियम फ्रॉड रोकने और ये पक्का करने के लिए बनाया है कि बैंक के पास अपने सभी ग्राहकों की सही और नई जानकारी हो, क्योंकि वो फ्रॉड को रोक सके। आजकल कम रिस्क वाले ग्राहकों को हर 10 साल में और ज्यादा रिस्क वाले ग्राहकों को हर 2 साल में KYC अपडेट करना होता है। हालांकि RBI ने ये साफ किया कि अगर आपके खाते में सब्सिडी या पेंशन जैसे पैसे आते हैं तो बैंक KYC ना होने पर भी आपका अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकती है। अगले रीजन पर आ जाते हैं। तो अगला जो फोर्थ रीजन है हमारा वो है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या दूसरी सरकारी एजेंसियों के आदेश। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED, GST डिपार्टमेंट या SEBI जैसी सरकारी एजेंसियां भी कुछ खास हालात में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती हैं। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि यह तब होता है जब किसी पर टैक्स चोरी, पैसे की गड़बड़ी या किसी और कानूनी नियम को तोड़ने का शक होता है। जैसे अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर नहीं भरा है या आप पर कोई बड़ा टैक्स बकाया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खाते को फ्रीज करने का ऑर्डर दे सकता है ताकि बकाया पैसे आपसे वसूले जा सके। अगले रीजन की बात कर लेते हैं। तो जो फिफ्थ रीजन है वो है लोन डिफॉल्ट या अदर फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स विद द बैंक। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है जैसे होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन और आप समय पर उसकी EMI नहीं चुका रहे हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो टाइम पर EMI को नहीं चुकाते हैं, तो वहां पर बैंक आपका खाता फ्रीज कर सकता
सकता है। ये आमतौर पर कई नोटिस और चेतावनियों के बाद होता है, मतलब आपको कई सारी नोटिस आएंगी। अगर आप तब भी अपना पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, अपनी EMI नहीं जमा कर रहे हैं, तो वहां पर बैंक आपके खाते को फ्रीज कर सकता है। इसके अलावा अगर बैंक के साथ आपका कोई और पैसे का झगड़ा है, जैसे किसी गारंटी या किसी और पैसे की जिम्मेदारी को पूरा ना करना, तो भी बैंक आपके खाते को फ्रीज करने जैसा कदम उठा सकता है। नेक्स्ट रीजन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा 6 रीजन है वो है खाते का इस्तेमाल ना होना। अगर आप अपने बैंक खाते से बहुत लंबे समय तक कोई लेन देन नहीं करते, आमतौर पर 24 महीने या उससे ज्यादा तक, तो बैंक उसे इनएक्टिव या डोरमेंट घोषित कर सकता है। सुरक्षा कारणों से और खाते के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऐसे बंद पड़े खाते को अक्सर फ्रीज कर दिया जाता है। इसे दोबारा चालू कराने के लिए आपको बैंक जाकर KYC प्रक्रिया को पूरी करनी होती है, फिर आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की। तो जो 7th रीजन है वो है कि डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, मतलब कि अगर खाता धारक की मौत हो जाती है और बैंक को इसकी खबर मिल जाती है, तो बैंक फौरन उस खाते को फ्रीज कर देता है, ताकि कोई गलत इंसान उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, यानी कि कोई और जाकर उसका फायदा ना उठाकर पैसे को इधर उधर ना कर पाए। इसके बाद कानूनी वारिसों को सही प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट जमा करने पर खाते का सेटलमेंट करवाना होता है। आप फिर सेटलमेंट करा लीजिए, आपको खाता अनफ्रीज हो जाएगा और उस अकाउंट के सारे पैसे उनके वारिस को ट्रांसफर हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की। जो 8वां रीजन हमारा वो साइबर क्राइम की शिकायत। ये चीजें बहुत आम हो गई है आजकल। ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर क्राइम के मामले बहुत बढ़ गए हैं। अगर कोई साइबर क्राइम का शिकार होता है और वो पुलिस या साइबर सेल में शिकायत करता है कि उसके पैसे आपके खाते में ट्रांसफर हुए हैं, भले ही आप बेकसूर हो और किसी चेन ट्रांजेक्शन का हिस्सा हो, तो पुलिस या साइबर सेल बैंक को आपका खाता फ्रीज करने के निर्देश दे सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जांच पूरी होने तक उन पैसों को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसा ना हो कि कोई पैसा भेजा और कोई उसको निकाल कर यूज कर ले, इसलिए इसको फ्रीज कर दिया जाता है। कई बार गेमिंग एप्स और P2P ट्रांजैक्शन से जुड़े फ्रॉड्स में भी ऐसा होता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध की पोर्टल पर की गई शिकायत के आधार पर भी कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। बात करते हैं अब नेक्स्ट रीजन की। जो 9th रीजन है वो है डिस्प्यूट द ज्वाइंट अकाउंट। देखिए, बहुत लोग ज्वाइंट अकाउंट खुलाते हैं। अगर आपका किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट है और खाता धारकों के बीच कोई झगड़ा हो जाता है, तो उनमें से कोई एक बैंक को खाता फ्रीज करने के लिए कह सकता है, ताकि दूसरा व्यक्ति पैसे ना निकाल पाए जब तक कि झगड़ा सुलझ ना जाए। 2 लोगों में झगड़ा हो गया, अब ज्वाइंट अकाउंट है, तो अगर कोई एक ही व्यक्ति पैसा निकालने लगेगा तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि बैंक इन सभी मामलों में नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका खाता गलत तरीके से फ्रीज किया गया है, तो आपके पास इसके खिलाफ अपील करने का भी हक है। लेकिन अब सवाल आता है कि बैंक अकाउंट अनफ्रीज कैसे करें। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो घबराने के बजाय शांति से और सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ कि आप अपना अकाउंट कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है जो आपको करना है, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 की कॉन्टेक्ट योर बैंक इमीडिएटली। जैसे ही आपको पता चले कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, सबसे पहला कदम जो आपको उठाना है वो अपनी बैंक ब्रांच में जाना है या उनके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना है। ब्रांच मैनेजर या संबंधित अधिकारी से मिलकर उनसे आराम से अपने अकाउंट के फ्रीज होने का रीजन पूछे। उनसे ये भी पूछे कि किस अथॉरिटी जैसे कि कोर्ट, पुलिस या कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह के कहने पर ये कार्रवाई हुई है या कि किसी और के। अगर ये बैंक ने खुद नहीं किया है तो क्या इनके कहने पे हुई है या बैंक ने किया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि बैंक से लिखित में जानकारी लेने की आप कोशिश करेंगे। जैसे ही फ्रीज की वजह, किस ऑर्डर के तहत फ्रीज किया गया है और अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट या प्रोसेस पूरे करने होंगे। अगर मामला साइबर सेल से जुड़ा है तो बैंक से एक्नॉलेजमेंट नंबर की शिकायत की डिटेल्स, पुलिस स्टेशन का नाम और फ्रॉड की रकम जैसी जानकारी आप उनसे जरूर ले लें। वो भी लिखित तरीके से आप ये सारी जानकारियां लें। फिर हम स्टेप नंबर 2 पर आ जाते हैं कि आपको क्या करना है। फ्रीज की वजह को आपको समझना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप को तुरंत इकट्ठे करने होंगे। बैंक जो वजह आपको बताती है, जो उसे ध्यान से समझे। वजह के आधार पर आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान से सुनिएगा। अगर KYC डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, फोटो अपडेट ना होने की वजह से खाता फ्रीज हुआ है, तो फौरन अपने नए KYC डॉक्यूमेंट बैंक में आप ले जाकर जमा कर दीजिए। आप ये ऑनलाइन या नेट बैंकिंग पोर्टल या बैंक ब्रांच में जाकर कर सकते हैं। अगर किसी संदिग्ध लेन देन की वजह से खाता फ्रीज हुआ है, तो आपको उस लेन देन को सही साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट जैसे कि बिल, इनवॉइस, रसीदें या कोई कमाई का सबूत है आपके पास, जमा करने पड़ सकते हैं इनको आपको। अगर लोन की EMI ना चुकाने की वजह से खाता फ्रीज हुआ है, तो आपको बकाया रकम चुकानी होगी या बैंक के साथ पेमेंट की नई शर्तों पर आपको बात करनी होगी कि हम कैसे इसको सेटल कर सकते हैं। हमें ये सारी चीजें सेटल करनी ही पड़ेगी, तभी आपका खाता अनफ्रीज होगा। इसके बाद देखते हैं कि स्टेप नंबर 3 का आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पे एक चीज समझना है कि कब आपको संबंधित अथॉरिटी से भी संपर्क करना है। अगर कोर्ट के आदेश से खाता फ्रीज हुआ है, तो आपको अपने वकील के जरिए उस कोर्ट में अर्जी देनी होगी जहां से आदेश जारी हुआ है। आपको कोर्ट को ये यकीन दिलाना होगा कि आपके पास फ्रीज हटाने का ठोस वजह है कि आप इस अकाउंट को अब अनफ्रीज कर सकते हैं। वहीं अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी और सरकारी एजेंसी के आदेश पर खाता फ्रीज हुआ है, तो आपको उस एजेंसी से संबंधित अधिकारी से मिलना होगा।
वहाँ पर आप अपनी बात रखें, जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करें और कोई बकाया हो तो उसे चुकाएं या पेमेंट प्लान पर बात करें। यहाँ पे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे जाइए, इन लोगों से आप जानकारी लीजिए कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है। या फिर अगर आप किसी साइबर क्राइम की शिकायत या पुलिस जांच के तहत खाता फ्रीज हुआ है आपका, तो आपको संबंधित पुलिस स्टेशन या साइबर सेल से संपर्क करना होगा। आप देखते होंगे हर जिले में साइबर सेल के थाने अब हो गए हैं, आप वहां पे जाके संपर्क कर सकते हैं। आप जांच अधिकारी यानी कि आईओ से मिले, उन्हें अपनी बात बताएं और साबित करें कि आप किसी धोखाधड़ी में शामिल नहीं हैं। अगर जरूरी हो तो आप एक एफिडेविट भी दे सकते हैं। कई मामलों में साइबर सेल ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या लीन हटाने का लेटर मिलने पर बैंक खाता अनफ्रीज कर दिया है। तो हो सकता है आपके साथ भी ये हुआ, तो आप जाके बात कीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप वहां जाइए और आपको तुरंत वहां पे बात कीजिए, अपनी बात को रखिए, उन्हें समझाइए कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। फिर हम स्टेप नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सबमिट रिटर्न एप्लीकेशन और या फिर आप रिप्रेजेंटेशन को सबमिट कर सकते हैं। चाहे बैंक हो या कोई और अथॉरिटी, हमेशा लिखित में ही रिप्रेजेंटेशन आपको देना है। अपनी अर्जी में अपना खाता नंबर, फ्रीज होने की तारीख, पता, चली वजह और अनफ्रीज करने की रिक्वेस्ट साफ साफ लिख के आप उनको दे सकते हैं। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्ट कॉपी भी आप लगाइए। अर्जी की एक कॉपी अपने पास रसीद के साथ संभाल कर रखिए। अगर आप बैंक या साइबर सेल को कानूनी नोटिस भेजना चाहते हैं तो इसके लिए किसी वकील की मदद भी आप ले सकते हैं। कानूनी नोटिस से कई बार क्या होता है कि जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी स्पीड पकड़ लेती है, जिससे आपका काम जल्दी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि स्टेप नंबर 5, यहाँ पर आपको फॉलो अप रेगुलरली, मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, अर्जी दे दी, यही आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपको नियमित रूप से बैंक और संबंधित अथॉरिटी के संपर्क करके अपनी अर्जी का स्टेटस पता करते रहना होगा। इससे आपकी अर्जी पर ध्यान बना रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ पूछा नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं, काम भी कुछ हुआ नहीं, और इससे आपको काम भी जल्दी हो सकता है। स्टेप नंबर 6 की बात करें तो आप कानूनी मदद भी ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मामला बहुत पेचीदा होता है, तो आपको बैंक या दूसरी अथॉरिटी से सही जवाब नहीं मिल रहा होता है, तो आपको फौरन किसी अनुभवी वकील से कानूनी सलाह लेनी चाहिए जो बैंकिंग या साइबर कानूनों का जानकार रहा हो। एक वकील आपको सही कानूनी रास्ता बता सकता है, आपके लिए अर्जी और याचिका तैयार कर सकता है, और अगर जरूरी हो तो कोर्ट में आपकी तरफ से आपकी बात भी रख सकता है कि हाँ, आप इस मामले में शामिल नहीं हैं। अगर फ्रीज गलत तरीके से हुआ है तो आप वकील के जरिए कोर्ट में इसे चुनौती भी दे सकते हैं कि मैं इस पे केस लड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि ये मेरे खिलाफ फर्जी हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, स्टेप नंबर 7 की। आरबीआई लोकपाल से भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक आपकी शिकायतों का सही समाधान नहीं कर रहा है और बेवजह देरी कर रहा है मैटर को सुलझाने में, और आपने सभी जरूरी काम पूरे कर दिए हैं, तो आप भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। ये एक स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों और ग्राहकों के बीच झगड़े का निपटारा करने के लिए ही बनाई गई है। स्टेप नंबर 7 की बात कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और थोड़ा सा सहयोग करना होगा। अकाउंट अनफ्रीज होने में समय लग सकता है, खासकर अगर मामला कानूनी या जांच से जुड़ा है। इस प्रक्रिया में पेशेंस रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग आप बनाए रखिए और जो भी जानकारी या डॉक्यूमेंट वो मांगे उन्हें आप पूरी ईमानदारी के साथ उनके सामने पेश कीजिए। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने फ्रीज हुए बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखें, हर मामला अलग होता है, इसलिए अपने मामले में अपने हिसाब से ही कार्रवाई करें। अब लगे हाथ यह भी जान लेते हैं कि भविष्य में बैंक अकाउंट फ्रीज होने से कैसे बचा जा सकता है। कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। ये कहावत बैंक अकाउंट फ्रीज होने जैसी दिक्कतों पर भी एकदम से फिट बैठती है, क्योंकि सावधानियां बरतकर और अच्छी बैंकिंग आदतें अपनाकर आप भविष्य में इस तरह की परेशानियों से काफी हद तक बच सकते हैं। जैसे कि चलिए देख लेते हैं आप क्या क्या बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने केवाईसी को हमेशा अपडेट रखें, ये सबसे जरूरी कामों में से एक है। आप श्योर करें कि आपके बैंक खाते के साथ आपका नया पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड लिंक हो। बैंक से केवाईसी अपडेट करने के लिए किसी के कोई मैसेज या सूचना को आप अनदेखा मत कीजिए। समय पर अपने डॉक्यूमेंट को आप बैंक ले जाकर जमा कर दीजिए, जिससे आपका खाता अनफ्रीज होने से बच सकता है। अगर आपका पता या मोबाइल नंबर बदल जाता है तो आप फौरन बैंक को बताएं और उसे अपडेट करवाएं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी के थ्रू ही मिल सकती है। अपने बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप रेगुलरली चेक करते रहें कि कोई अनर्गल ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से तो नहीं हो रही है। किसी भी अजीब या बिना आपकी जानकारी के हुए लेन देन पर फौरन ध्यान दें और उसकी सूचना तुरंत बैंक को दें। इससे न सिर्फ आपका खाता फ्रीज होने से बच सकता है, बल्कि आप किसी बड़ी धोखाधड़ी का शिकार होने से भी बच सकते हैं। उसके बाद जो हमें देखना है कि अनजान सोर्स से आने वाले पैसे, मतलब कि कोई ऐसा जगह से पैसा आ रहा है जो आपको नहीं पता है, या ऐसे लेन देन में शामिल होने से बचें जो संदिग्ध हो। ऐसे लेन देन आपको नहीं करने हैं।
किसी के कहने पर अपने खाते का इस्तेमाल किसी और के पैसे मंगवाने या भेजने के लिए ना करें, खासकर अगर आप उस व्यक्ति या पैसे के सोर्स को ठीक से नहीं जानते हैं। आप अनजाने में किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग या धोखाधड़ी रैकेट का हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए जब तक आप उस व्यक्ति को ना जानते हो जिससे आपको ट्रांजैक्शन करनी हो, आप कोई ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट से ना करें। आजकल P2P ट्रांजैक्शन गेमिंग ऐप्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग के जरिए फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जहां फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है और आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, क्योंकि आप उस चैन का हिस्सा हो जाएंगे जहां पे आपके अनर्गल ट्रांजैक्शन हो रही है। ऐसे लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। अगर आपके पास कोई ऐसा बैंक खाता है जिसका आप रोज इस्तेमाल नहीं करते, तो भी उसमें समय समय पर छोटा मोटा लेन देन करते रहें ताकि वह बंद ना हो। अगर आपको किसी खाते की जरूरत नहीं है तो उसे ठीक तरह से आप बंद करवा दें, अपने बैंक में जाकर अपनी ब्रांच से संपर्क करके। अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो आप समय पे भरते रहिए, क्योंकि अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे तो भी पूरी संभावना है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और आपको कई परेशानियों से जूझना भी पड़ेगा। इसके बाद अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो GST और दूसरे लागू कानूनों का आप सख्ती से पालन कीजिए, उसमें आप कोई ढिलाई मत कीजिए। किसी भी कानूनी नोटिस या सरकारी एजेंसी से मिले मैसेज को गंभीरता से लें और उसे समय पर जवाब देने की कोशिश करें। आप उन्हें बताएं कि अगर आपकी तरफ से ये मैसेज आया है तो मैं अपनी तरफ से इसका जवाब दे रहा हूं। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी EMI हमेशा तय तारीख पर या उससे पहले चुकाने की कोशिश करें। बहुत लोग EMI टाइम पे नहीं चुका रहे हैं, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे ना सिर्फ आपका सिविल स्कोर खराब होगा बल्कि आपके खाते के फ्रीज होने का खतरा भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप टाइम पे EMI चुका देंगे तो ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। आपका ATM पिन, नेट बैंकिंग पासवर्ड, OTP या दूसरे सीक्रेट बैंकिंग जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। RBI हमेशा किसी न किसी तरीके से आपको गाइड करता रहता है कि आप कभी भी अपने ATM का पिन, अपनी OTP या अपना ATM किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसी की वजह से हो रहे हैं। ये जागरूकता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई फिशिंग ईमेल या फर्जी कॉल से आप सावधान रहें जो आपकी बैंकिंग जानकारी मांगने की कोशिश कर रहे हों। ऑनलाइन फ्रॉड आजकल बढ़ गए हैं, तो कोई भी अनर्गल लिंक भी आप ओपन करने की कोशिश मत करें। बैंक से आने वाले SMS, अलर्ट, ईमेल या चिट्ठियों को ध्यान से पढ़ें। इनसे आपके खाते की जुड़ी जानकारी या चेतावनियां हो सकती हैं, तो आप उनको पढ़कर समझ सकते हैं कि हाँ, कोई हमारे अकाउंट में कोई फर्जी की लेन देन तो नहीं चल रहा है। उसके बाद अगर हो सके तो आपकी सारी जमा पूंजी एक ही बैंक खाते में ना रखें, क्योंकि अगर आप एक ही खाते में बैंक अपनी सारी जमा पूंजी रखेंगे तो एक खाता आपका फ्रीज होगा, तो उससे आपके पूरे डेली के रूटीन पर इफेक्ट आने वाला है। अलग अलग बैंकों में खाते होने से अगर एक खाता किसी वजह से कुछ समय के लिए फ्रीज भी हो जाता है तो आप दूसरे खाते से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सभी खातों में KYC और दूसरे नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो अकाउंट भी आपके फ्रीज हो सकते हैं। अगर आपको अपने किसी पैसे के लेन देन या बैंकिंग मामलों में कोई शक या चिंता है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या वकील से सलाह लेने में आप झिझके नहीं, आप उनसे फ़ौरन जाके सलाह लें। तो इन बचाव के उपायों को अपनाकर आप अपने बैंक खाते को सुरक्षित रख सकते हैं और फ्रीज होने जैसी बुरी परिस्थितियों से आप बच सकते हैं। सावधानी और जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कुछ हमारे कॉमन सवाल होते हैं जो हर लोगों से जुड़े होते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं इन सवालों को कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने से आखिर हमारे मन में कई सवाल आते हैं, तो चलिए इन पर भी कुछ हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि क्या बैंक बिना बताए अकाउंट फ्रीज कर सकता है? तो हाँ, बैंक ऐसा बिल्कुल कर सकता है। कुछ खास हालात में बैंक बिना पहली सूचना के भी अकाउंट फ्रीज कर सकता है। जरूरी नहीं कि बैंक आपको हमेशा कुछ ना कुछ बताएगा। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब मामला गंभीर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग या किसी कानूनी एजेंसी की तरफ से फौरन कार्रवाई करने की जरूरत से जुड़ा हो, जहां सूचना देने से जांच पर असर पड़ता हो। हालांकि ज्यादातर दूसरे मामलों जैसे कि KYC अपडेट का ना होना, इन सभी में बैंक आमतौर पर पहले सूचना देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कि अकाउंट फ्रीज होने पर क्या मेरे पैसे सुरक्षित रहते हैं? तो आप एक चीज़ बिल्कुल समझ लीजिए, आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। अकाउंट फ्रीज होने पर आपके खाते में जमा पैसे बैंक के पास सुरक्षित रहते हैं। आप सिर्फ उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि अकाउंट अनफ्रीज ना हो जाए। बैंक का मकसद आपके पैसे जब्त करना नहीं है, बल्कि किसी खास वजह से लेन देन को रोक देना है। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ही किया जाता है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आपका पैसा एकदम सेफ रहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो होता है कि अकाउंट अनफ्रीज होने में कितना समय लग सकता है? देखिए, ये पूरी तरह से फ्रीज होने की वजह और मामलों की पेचीदगी पर निर्भर करता है कि आपका मामला कितना ज़्यादा संज्ञान में है। अगर ये KYC जैसी छोटी मोटी दिक्कत है तो डॉक्यूमेंटेशन आप जमा करेंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कीजिए और कुछ ही घंटों या हो सकता है 1-2 दिन का समय लगे, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मामला कोर्ट या किसी गंभीर जांच से जुड़ा है तो इसमें आपको हफ्तों भी लग सकता है, महीनों भी लग सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या मैं फ्रीज अकाउंट में पैसे जमा कर सकता हूँ? देखिए, ये फ्रीज के प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में खासतौर पर जहाँ सिर्फ डेबिट
पर रोक लगा दी जाती है। मतलब आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं लेकिन पैसा जमा कर सकते हैं। आप खाते में पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर खाते पर टोटल फ्रीज लगा है तो आप ना तो पैसे निकाल सकते हैं और ना ही जमा कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको अपने बैंक से ही जाकर मिलेगी, इसलिए जब भी आपका अकाउंट फ्रीज हो आप तुरंत बैंक से संपर्क कीजिए, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि अगर मेरा अकाउंट साइबर फ्रॉड की वजह से फ्रीज हुआ है और मैं बेकसूर हूं तो क्या करूं। ये तो बहुत ही पेचीदा मामला है। आजकल ये सारे मामले बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि फ्रॉड ट्रांजैक्शन की वजह से या कोई साइबर ट्रांजैक्शन की वजह से आपका खाता अगर फ्रीज हुआ है तो आप हो सकता है आप बेकसूर हो, लेकिन आप उस चैन का हिस्सा है। तो अगर सारे अकाउंट एक तरफ से फ्रीज हो रहे हैं तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो देख लेते हैं इसको। ये एक आम हालत है जहां बेकसूर इंसान भी चैन ट्रांजैक्शन का शिकार हो सकता है। ऐसे में फौरन अपने बैंक और फिर संबंधित साइबर सेल या पुलिस से संपर्क करें। उन्हें अपनी बात साफ साफ आप बताइए, अपने लेन देन का आप सबूत दीजिए और जांच में पूरा सहयोग कीजिए। एक एफिडेविट या सफाई पत्र देना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर साइबर सेल मान जाती है कि आप बेकसूर हैं तो वो बैंक को आपका अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए कह सकती है, और अगर कोई लीन ट्रांजैक्शन आपकी हुई है तो उसको भी हटाने के लिए बैंक को कह सकती है साइबर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ट्रेडिंग या गेमिंग ऐप्स के कारण अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। आजकल ये मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर इन प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले लेन देन में कोई संदिग्ध या फ्रॉड वाली गतिविधि पाई जाती है तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है आपका भी। कई बार इन प्लेटफॉर्म से आने वाला पैसा किसी फ्रॉड का हिस्सा हो सकता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जांच के दायरे में आ सकता है। तो ऑनलाइन जो ये गेमिंग ऐप्स हैं इन पे आपको संभाल कर ही पैसा का ट्रांजैक्शन करना है, नहीं तो आप भी उस चैन का हिस्सा होंगे और आपका अकाउंट फ्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्या बैंक अगर आपकी मदद नहीं कर रहा तो फिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या का समाधान करने में बैंक बेवजह देरी कर रहा है या मदद नहीं कर रहा है, या आपने अपनी तरफ से सभी जरूरी डॉक्यूमेंट पेश कर दिए हैं, तो आप बैंकिंग लोकपाल यानी कि बैंकिंग ऑम्बुड्स बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कानूनी सलाह लेकर बैंक को लीगल नोटिस भी कोर्ट के थ्रू भिजवा सकते हैं कि आप हमारा काम में देरी कर रहे हैं, हमारे अकाउंट को आप अनफ्रीज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप कोर्ट का रास्ता भी अपना सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ज्वाइंट अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो बिल्कुल फ्रीज हो सकता है। आपको मैंने अभी रीजन बताया कि क्यों जो ज्वाइंट अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। अगर ज्वाइंट खाता धारक में से किसी एक के साथ कोई कानूनी दिक्कत या ऊपर बताई गई कोई वजह जुड़ी हो या खाता धारकों के बीच कोई झगड़ा हो तो ज्वाइंट अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। आप ऐसा ना मान के चलिए कि ज्वाइंट अकाउंट खोल लिया तो वो नहीं फ्रीज होगा, वो भी फ्रीज हो सकता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या एनआरआई अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं। बहुत सारे एनआरआई के अकाउंट भी होते हैं हमारे देश में, तो क्या वो भी फ्रीज किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रीज किए जा सकते हैं। एनआरआई के खाते भी उन्हीं आम वजहों और भारतीय कानूनों के तहत फ्रीज किए जा सकते हैं जो हमारे देश के खातों पर लागू होते हैं, जैसे कि केवाईसी का पालन, कोई संदिग्ध लेन देन या कानूनी आदेश। मतलब अगर आप एनआरआई हैं तो ये सारी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका भी खाता फ्रीज हो सकता है। तो ये कुछ आम सवाल थे। अगर आपके मन में कोई और खास सवाल है तो बेहतर होगा कि आप सीधे अपने बैंक से या किसी कानूनी एक्सपर्ट से सलाह लें। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको अपने अधिकारों और बैंक अकाउंट फ्रीज होने की प्रक्रिया को समझने में मदद मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। अगर बैंक अकाउंट फ्रीज होने से जुड़ा आपका कोई और सवाल या कोई और एक्सपीरियंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले जानकारी भरे वीडियोस की सूचना सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज होना एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसका हल बहुत ही मुमकिन है। सही जानकारी, समय पर एक्शन और अगर जरूरत पड़े तो सही कानूनी मदद से आप इस हालत से बाहर निकल सकते हैं। याद रखें, अपने बैंकिंग लेन देन में हमेशा सावधान रहें, नियमों का पालन करें और अपने अधिकारों के बारे में जानते रहें। ये समझना जरूरी है कि बैंक और कानून लागू करने वाली एजेंसियां आपकी सुरक्षा और फाइनेंशियल सिस्टम को ठीक करने के लिए ही ये कदम उठाती हैं। अगर आप सही हैं और आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो पेशेंस और सही प्रक्रिया का पालन करके आप यकीनन अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। थैंक यू।